वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मई टर्म के पीवाईक्यू। जो मई टर्म में आपका क्वालिफायर के लिए हुआ था 13 जुलाई को एग्जाम, उसके इंग्लिश के हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये आपके करंट ईयर की पीवाईक्यू है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू को सॉल्व करना। हमारे जो 18 to 27 नंबर के क्वेश्चन है उसके आंसर हमें इस पैसेज से देने हुए हैं। ये बहुत ही आपका स्कोरिंग पार्ट होता है। इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, आपको पैसेज से ही इसके आंसर देने होते हैं। और इसमें एक आंसर आपको कितने मार्क्स का होता है आप देख सकते हो, 2 मार्क्स का है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप पैसेज अच्छे से कर लेते हो। आपके 20 to 25 मार्क्स आराम से हो जाएंगे पैसेज से मिला के, और कुछ ग्रामर करके आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास पूरा 1 आवर का टाइम रहता है। आप आराम से इसको रीड भी कर सकते हो, और अगर आप रीड नहीं करना चाहते हो तो आपको पहले क्वेश्चन के पास जाना है। तो आप जब क्वेश्चन जाओगे और उसके आप क्वेश्चन करो, वेयर डिड द नरेटर्स फैमिली ओरिजिनली कम फ्रॉम। तो हमें इसका आंसर ढूंढना है। आप फिर पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ये सेंटेंस कहाँ मिल रहा है। अवर फैमिली कैम ओरिजिनली फ्रॉम दापोली क्या तालुका। तो इसका आंसर हमें ये मिल गया। ठीक है, हमें जो एक्चुअली मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, आप उसका आंसर आपको पैराग्राफ के फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही आराम से मिल जाएगा। तो हमें इसका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर ये देखिए, दापोली इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, द नरेटर्स फादर रिटायर्ड अस। तो नरेटर फादर के हम बताना है रिटायर्ड अस। मैंने आंसर को टिक कर रखा, मतलब उस पैराग्राफ में जहाँ आपके आंसर होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इनके 4 फादर्स थे, इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, सर्विस इन आर्मी में काम करते थे। एंड माई फादर ऑल्सो फॉलो द फैमिली ट्रेडिशनल। तो उनके फादर ने भी वही फैमिली ट्रेडिशनल को फॉलो किया और इसमें आर्मी में सर्विस की। ही रीच टू द रैंक ऑफ ऑफिसर एंड ही वॉज सब हेडर। तो वो इसमें उनको ये पोस्ट मिला। एंड व्हेन ही रिटायर, जब वो रिटायर्ड हुए। तो हमें आंसर में भी वही देना था कि वो कैसे रिटायर्ड हुए, तो वो क्या थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अ सर्विस इन द आर्मी, फर्स्ट ऑप्शन। तो हम अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बॉट इन प्रिपरेशन ऑफ द जर्नी टू द गुड़गांव। तो जो हमारा गुड़गांव का जो जर्नी का नरेटर का, उसमें उसने जो प्रिपरेशन की, उसमें मतलब उसमें क्या नहीं किया, जो जो हमने सामान लिया उसमें क्या उसने नहीं किया। इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ग्रेट प्रिपरेशन वेयर मैथ न्यू शर्ट ऑफ इंग्लिश। तो इसने प्रिपरेशन के लिए न्यू शर्ट ली और क्या क्या किया, कैप्स, न्यू शूज, न्यू स्लिक बूट्स। तो अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि शर्ट ऑफ इंग्लिश में किए, तो उसने प्रिपरेशन में ली थी। शूज भी लिया था, स्लिक पॉकेट ये भी लिया था, लेकिन हाँ पुलाव तो इसमें उसने लिया ही नहीं था। और हमें यही पूछा है कि जो उसकी जर्नी का पार्ट नहीं है, वॉज नॉट टेक। क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप नॉट को आप ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको देखे यार ये ऑप्शन तो ये तो उसने लिया ही था, ये भी प्रिपरेशन में इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था, तो आप इसको राइट कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या बोला है, राइट तो ये है, इसमें प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड करा, लेकिन ये इसमें से नॉट पूछा, इसमें से क्या नहीं था, तो ये पुलाव इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। आपको ध्यान देना है, जहाँ नॉट रहेगा उसमें आपको खासकर ध्यान देना है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ही आपको रीड करना है। ये हमारा नेक्स्ट पीवाईक्यू है। इसमें ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कितने इजीली नंबर मिल रहे होंगे। सिर्फ 2 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स का बताना। द नरेटर्स हैज सिस्टर एंड दे लिव विथ हिम इन सातारा। तो ये तो सही है, उसकी सिस्टर थी, लेकिन ये यहाँ रहते थे, ये हमारा फॉल्स था। आप उसमें पीवाईक्यू मतलब पैसेज में पढ़ लीजिएगा, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू अब देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, द पार्टी दैट लेफ्ट फॉर गुड़गांव अकॉर्डिंग टू द नरेटर्स फादर इंडस्ट्री कंसिडर्ड फॉर। तो इसमें हमें देखना है, इसके लिए हम जाते हैं पैसेज में। इसका आंसर आपको यहाँ मिल रहा होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट माई सेल्फ
माई ब्रदर एंड वन ऑफ माई सिस्टर सन लेफ्ट सातरा। तो उन्हें पूछा है कि जो गुड़गांव में जो उनका पार्टी था उनके फादर के अकॉर्डिंग उसमें से कौन कौन लेफ्ट हुआ, कौन कौन चल गया। तो नरेटर चल गई, उनके भाई ब्रदर एंड माई सिस्टर सन लेफ्ट सातरा, और उनकी जो बहन का जो सन है वो भी। सो हमारा नेक्स्ट जो PYQ है वो है इन हुज केयर द नरेटर्स फादर लिव द 4 चिल्ड्रन व्हेन ही वेंट टू वर्क इन गुड़गांव। मतलब जब नरेटर के जो फादर थे वो गुड़गांव में जब काम के लिए गए थे तो वो अपने 4 बच्चों को वो किसकी देख रेख में, किसके केयर में वो छोड़ के गए थे। तो हम इसके लिए पैसेज में जाते हैं जहाँ हमें इसका आंसर मिलेगा। आप जब ये लाइन करोगे माई फादर वेंट टू गुड़गांव ही लेफ्ट में, जब वो उनके जो नरेटर के फादर थे उनको छोड़ के जब वो गुड़गांव चल गए थे, माई ब्रदर्स हु वाज एल्डर देन माई सेल्फ, उनके जो भाई थे वो उनसे बड़े थे, एंड 2 सन्स ऑफ माई एल्डर सिस्टर हु वाज डेथ, और जो उनकी एल्डर सिस्टर थी उनसे बड़ी बहन थी वो डेथ कर गई थी, और उनके 2 सन यानी उनके 2 बेटे थे। यानी यहाँ में 4 चाइल्ड हुए, एक नरेटर, उनके बड़े भाई जो उनके ओल्डर थे, और उनकी जो बहन थी वो डेथ कर गई थी, लेकिन उनके 2 बेटे थे, उनके 2 सन थे। इन चार्ज ऑफ माई आंट एंड सम काइंड नेबर्स, तो जो उनकी आंट थी और उनके जो काइंडनेस नेबर थे उनके पास जो बच्चों को छोड़ के गए थे उनकी देख रेख में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड माई आंट वॉज द काइंडनेस, तो उनकी जो आंट थी वो बहुत ज्यादा ही काइंड थी, ये बता रहे हैं। और आपको एक क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स का जिसमें था कि नरेटर उनकी बहन के साथ रहती थी, तो उसका आंसर मिल गया होगा क्योंकि उनकी सिस्टर जो है, जो एल्डर सिस्टर है, वो क्या उनका डेथ हो गया तो उनके साथ कैसे रह सकती है। तो यहाँ पर भी आपको मिल गया होगा, और आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का। इसका आंसर हमें मिल गया फिर किसके पास उनकी केयर में छोड़ के गए थे, नरेटर के फादर, नरेटर्स आंट एंड सम काइंड नेबर्स, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोला है। टू बोर्ड और ट्रेन इज टू, तो इसका आपको मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो बोर्ड और ट्रेन, तो गेट ऑन अ ट्रेन हो जाएगा। ये आपको जो 3rd वीक का जो समरी है या उसका लेक्चर आप करेंगे तो आपको फ्रेजेस एंड वर्ब दिखेगा, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसी में से आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है ज़्यादा। सो हमारा नेक्स्ट PYQ ये है, why has the government of Bombay started the work of expanding a tank in Gurgaon in Khatau तालुका। तो उसकी गवर्नमेंट ने ये क्यों किया था, इसका आंसर भी हमें पैराग्राफ में मिलेगा। तो आप जब ये लाइन पढ़ोगे, where the government of Bombay has started the work of making a tank for giving employment of farming stricken, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्यों किया था, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किया था। तो ये आंसर हो जाएगा टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू फैमिली स्ट्रिकन पीपल हु वेयर डाइंग बाय द थाउजेंड्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब हम नेक्स्ट PYQ देखते हैं। We at once began our career of riotous living and each ordered a bottle of lemonade at the start. What is the tone of sentence? तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका टोन क्या है, इसका मीनिंग आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टैटिक। आप देख लीजिएगा, इसका मीनिंग है, आप इसको पढ़ेंगे ना कौन सा करेक्ट लगेगा, कौन सा एग्जैक्ट लगेगा कि इस टोन का मीन ये होगा, तो आपको उस ऑप्शन पे राइट दैन टिक करना है। और फिर आते हैं हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं। माई आंट वॉज द काइंडनेस और आई नो बट शी वॉज, यहाँ पर ब्लैंक है, नो हेल्प ब्लैंकर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इसका आंसर देखना है। तो आप जब अपने पैसेज इसको पढ़ रहे होंगे तो इस लाइन में भी सेम ऐसे ही था, मतलब ब्लैंक ही था पैसेज में भी। आपको इसको पढ़ के देखना है कौन सा इसमें सूट करेगा। बट शी वॉज टू नो हेल्प ऑफ अस, एकदम सूट ही नहीं कर रहा है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बट शी वॉज ऑफ नो हेल्प टू अस, ये एकदम सूट कर रहा है इस पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे ना क्या करके, बट शी वॉज इन नो हेल्प, तो यार ये तो कुछ सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। आप शी वॉज टू नो हेल्प इन अस,
तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको जो राइट लगेगा। ग्रामर में भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वर्ड्स स्प्रेस हैज कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन द वर्ड बिगिनिंग विथ अ। तो हमें इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर बताना है। तो अब देखते हैं कि आप कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैसे बताएंगे। तो जैसे हमें एक सेंटेंस लेते हैं, हम वर्ड पापा लेते हैं, तो आप जब पी को देख रहे हो, पी में, तो ये क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है। आपको पता है ये वोवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे साउंड हमारे वोवल के हो गए। तो ये क्या हमारे हो गए, कॉन्सोनेंट हो गया। तो हम कॉन्सोनेंट का सी लिखेंगे, और ए यानी वोवल, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। फिर पी यानी कि ये हो गया फिर कॉन्सोनेंट, तो हम सी लिख देंगे, और ए तो हमारा क्या, ये हमारा वोवल है, तो हम वी लिख देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट वोवल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसमें हमें यही बताना होता है, ये हमारा आंसर होता है। किसी से पा में देखिए, पा कॉन्सोनेंट, फिर आया उसमें वोवल, फिर ये कॉन्सोनेंट, फिर ये वोवल, सी वी सी है। और जब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कॉन्सोनेंट को ही लेना है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल इससे पहले मैंने बताया था, उसमें हमने क्या सी वी यानी हमने वोवल को भी लिया था, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर ही। और कौन सा वर्ड हमें दिया है, स्प्रिट में। तो हम अब देख सकते हैं इसमें क्या एस आया, एस हमारा क्या स्प्रिट्स, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। फिर प्रिट देखिए ट, ये हमारा कॉन्सोनेंट हुआ सी, सॉरी इस प आया यहाँ पर, इस प देखिए प हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। फिर यहाँ पर रिट्स, तो इसमें हमें क्या है, टोटल 3 कॉन्सोनेंट मिल गए। आप इसको एक बार ना एक काम करिएगा, आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी कंफर्टेबल है, आपको जो रफ शीट मिलेगा उसमें आप वर्ड को यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप उसको वर्ड में ध्यान से देखिएगा, वोवल कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है। हमें कॉन्सोनेंट बोला है, तो हमें यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट दिखे हैं, तो इसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर सी 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 हो जाएगा, यानी सी यानी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और इसका ये जो सी सी है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो हमारा ये भी वाइस होगा, द कॉन्सोनेंट साउंड भी इज एस्पिरेटेड बट नॉट वॉइस। तो एस्पिरेशन का मतलब पहले समझते हैं। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर रिलीज फ्रॉम माउथ वाइल स्पीकिंग अ लेटर वर्ड। जब भी आप कोई लेटर को आप बोलते हो कोई वर्ड में, जैसे आपने कुछ बोला, दी ही आपका एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें बोलने में जो हमारे माउथ से जो एयर रिलीज होती है उसी को हम एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेटेड तो भी है बट नॉट वॉइस, ये कैसे हो सकता है, वॉइस है ये, तो ये हमारा फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। तो हमें इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन बेसिकली होता क्या आप सब जानते हो, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। तो इसमें आपको बुक हो सकता है नाउन, या देखो ये सब तो नहीं हो सकता, क्वाइटली, रिपीटली, ये सारे आपके नाउन नहीं होंगे। नाउन ये नेम होता है, किसी भी प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, पर्सन हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। इजी आप नाउन के क्वेश्चन कर लोगे। अब देखते हैं, द ब्राइट शाइनी न्यू टॉय अट्रैक्ट द किड्स, विच वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव। तो आपको जो सेंटेंस दिया है, द ब्राइट शाइनी न्यू टॉय अट्रैक्ट द किड्स, तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, हमारा यहाँ पर नाउन क्या हो गया, टॉय हो गया। तो जो हमें टॉय के बारे में, जो टॉय के बारे में बताने की वो कैसा है, द टॉय क्या है, ब्राइट है, शाइनी है एंड न्यू है। इसमें आप देख के ही देख सकते हो, जो अट्रैक्ट है ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता है, उसको हम अच्छे से जानते हैं। जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसकी विशेषता को बताते हैं। तो ब्राइट तो उसके बारे में बताया, टॉय के बारे में, टॉय ब्राइट है, शाइनी है, न्यू है। तो हमारा राइट आंसर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। आप यहाँ पर भी देखोगे नोट लिखा, आपको नोट का ध्यान देना है। ये नहीं कि आपने एडजेक्टिव को राइट कर दिया, ब्राइट या शाइनी या न्यू, नहीं हमें यहाँ नोट करना है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है इस सेंटेंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विच कंजक्शन इंट्रोड्यूस अ कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के लिए आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हो तो कैसे बनाते हो, कंडीशन लगाना होता है।
अगर मैं वहां गई तो क्या होगा ऐसा बोलते हो, अगर ये हुआ वो हुआ ऐसा बोल दो ना, तब कंडीशन में जनरली इफ लगा के करते हो उसको, एंड तो करते नहीं हो बट यार तो ये सारी चीजें होती नहीं है, लेकिन इफ लगा के हम कंडीशन को क्रिएट करते हैं। बोल सकते हो अगर पानी गिरा तो फिर हमने इफ लगा दिए, इंग्लिश में यही होता है ऐसे, तो हम कंडीशन बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन द सेंटेंस डोंट टॉक सो लाउड द वर्ड लाउड इज यूज्ड एंड। सो अब हमें बताना है कि ये लाउड क्या है, मतलब हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग लाउड नाउन तो नहीं है, पर नाउन भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसमें क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन के बारे में बता रहा है। तो डोंट टॉक सो लाउड, तो ये तो हमें नाउन के बारे में भी नहीं बता रहा है, यह नाउन हमें कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो ये जो हमारा टॉक है ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, और जो वर्ब की इंफॉर्मेशन देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, वर्ब को पहचानना है। जो नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो आपको वर्ब के बारे में देगा इंफॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो टॉक है, जब हम किसी से बात करते हैं, ये हमारा नाउन में आएगा, ईट हो गया और बहुत सारी चीजें होती है, रीड हो गया, ये सारी हमारी क्या वर्ब है। और वर्ब के बारे में जो बताएगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन ऑफन मेक्स मिस्टेक। तो हमें इसे पता करना है कि द वर्ड ऑफन इज एन एडवर्ब ऑफ, तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये क्या कर रहा है तो देखते हैं। तो प्लेस, ऑफन हमारा प्लेस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी हो सकता है ना, बोलते हो ना यार ऑफन में अक्सर उसका हिंदी मीनिंग होता है, मैं अक्सर ये क्या करती थी, अक्सर यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, तो एक बार ये फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो आप क्या करते हो, ये लिखते हो, जैसे बोलते हो अ पैन, और क्या बोलते हो एन ओल्ड मैन, फिर बोलते हो द ताजमहल। तो ये जो ए एन द है हमको इसी को यूज करना है, सॉरी THE द होगा। तो हमें क्या बोलना है, लेट्स गो टू मैरीना बीच, तो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लेट्स गो अ मैरीना बीच, ये तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, एन तो होगा नहीं। एन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा वॉवल साउंड आता है, वॉवल साउंड में ही हम एन यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड में हम क्या करते हैं, ए यूज करते हैं। और ये जब आपको दिख रहा है लेट्स गो टू द मैरीना बीच, तो इसका आंसर द हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। तो ये जो हमारा नेक्स्ट PYQ है, ये भी हमारा आर्टिकल के ऊपर है। सी इज यूनेस्को एम्बेसडर, तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमें ए यूज होगा, एन यूज होगा या द यूज होगा। अच्छा, तो आपको यहाँ पर देखने से एन इसका आंसर लग रहा होगा, क्योंकि ये यू से स्टार्ट है, लेकिन हम एन कब लगाते हैं, जब वो वॉवल साउंड होना चाहिए। जब आप इसको देख पाओगे तो सी इज यूनेस्को, यूनेस्को यानी या आ रहा है वाई, तो ये हमारा क्या कॉन्सोनेंट साउंड है। आपको इसमें दो चीज देखनी रहती है, एक तो वोवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। जरूरी नहीं है कि जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो जो आपका वोवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है उसका साउंड भी वोवेल ही आए, वो आपका कॉन्सोनेंट भी आता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो ये क्या होगा, यूनेस्को होगा। तो अगर आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वोवेल साउंड में हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड में हम ए लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट PYQ है, विच सेंटेंस करेक्टली यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। तो हमें देखना है कि जो भी हमें ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें हमें सेंटेंस दिया है, उसमें कौन से में नाउन का यूज एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है या आर्टिकल, मतलब नाउन और आर्टिकल दोनों, आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। तो देखते हैं, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो ये आपको एकदम करेक्ट है, क्योंकि देखो रेड फोर्ट के आगे आपका आर्टिकल द यूज हुआ है, इज इन दिल्ली, ये दिल्ली आपका प्लेस हो गया, नाउन में आ गया। चेन्नई इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो देखो जो चेन्नई है इसमें आपको क्या आर्टिकल यूज होना चाहिए, तो द चेन्नई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, सिंपली चेन्नई इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु।
तो ये आपका तो आर्टिकल और चेन्नई, एक चेन्नई इसका, तो ये आपको कोई सेंटेंस लग ही नहीं रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही ये भी आई मेट द क्वीन एलिजाबेथ, ही लिव्स इन द मुंबई, तो ये सारे भी वैसे ही रॉन्ग है आपके। इसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है नाउन के साथ। और हमारा नेक्स्ट PYQ है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। तो हमको इसमें जो इसमें फ्रेजल वर्ब ज्यादा सूट करेगा उसको हम टिक करना है ऑप्शन। आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, या आप पढ़ के देखो जो आपको करेक्ट लग रहा है, ज्यादा सुटेबल हो रहा है, उसको आप रख सकते हो। तो हम पहला पढ़ते हैं, आई पुट ऑफ अ कप केक फॉर लेटर, तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, आई पुट असाइड अ कप केक फ्रॉम लेटर, तो ये आपका सूट कर रहा है। पुट आउट, आई पुट आउट अ कप केक फॉर लेटर, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एन अपॉइंटेड प्रीफिक्स टू गिव द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो आपको ऑनेस्ट का एंटोनिम के लिए प्रीफिक्स ढूंढना है। जैसे कि आप रिस्पेक्ट हो गया, अब उसका आपको एंटोनिम करना है, मतलब उसका आपको उल्टा करना है। तो आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट का आप दिस लगा दोगे। आप जब प्रीफिक्स में आप दिस लगा दोगे तो आपका डिसरिस्पेक्ट बन जाएगा, तो आपका ये एंटोनिम हो गया। वैसे ही आपको प्रीफिक्स ढूंढना है। तो मिस, अगर आप ऑनेस्ट में लगाते हो मिस ऑनेस्ट, तो ये आपका अपोजिट तो नहीं हुआ। ऑनेस्ट का अपोजिट आपको लग रहा है ऑनेस्ट, मिस ऑनेस्ट, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। और आप अन लगा दे रहे हो, ऑनेस्ट का अपोजिट अनऑनेस्ट, तो ये भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, हाँ ये सूट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट PYQ, तो चूज द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमें जो भी इससे अलग होगा, इससे मेल नहीं कर रहा होगा, बेमेल होगा, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये जो आपका PYQ है ना, ये जो 13 जुलाई को भी आया था, इससे पहले भी आया था, तो ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेड मिला। हाँ, और इंग्लिश के क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 4 to 5 PYQ रिपीटेड मिला है। मैंने इससे पहले 3 ईयर के PYQ किए थे, तो मुझे तो मिल रहा था। आप इसलिए PYQ क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्या पता आपको 2 या 4 क्वेश्चन मिल जाए। और अच्छा होगा, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप वैसे भी डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही होगा, लेकिन एक बार आइडिया अच्छा रहता है PYQ करने से। तो हम देखते हैं, डिफरेंट का मतलब तो आपको पता अलग अलग ही होगा, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका हो जाता है विपरीत, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका होता है संकुचित, और डिस्टिंक्ट का मतलब आपका हो जाएगा विशिष्ट। तो ये आपको तीनों जो लग रहा है डिफरेंट, इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, पॉजिटिव और विशिष्ट। ये आपका जो तीन है ये आपको सेम लग रहा है, तो इसमें हमें क्या बोलना है, अलग उसको ढूंढना है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर हो जाएगा, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट और डिस्टिंक्ट, इसका मीनिंग लगभग सेम हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हमें इसमें अलग, इसमें से जिसका मीनिंग अलग होगा उसको सिलेक्ट करना था। हमारा नेक्स्ट PYQ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब आंसर बैक। तो आप जब फ्रेजल वर्ब करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसको रीड करते रहिएगा 4-5 टाइम, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आंसर बैक का क्या होगा, आप खुद समझो कि अगर कोई आपको आंसर बैक कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के भी इसको सोच सकते हो तो क्या हो जाएगा। आपको कोई उल्टा जवाब दे रहा है तो इसका मीनिंग ऑप्शन में देखते हैं, टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन ऑथोरिटी। तो आपको कोई रूडली रिप्लाई कर रहा है तो यही बोलेंगे ना, आपने उल्टा जवाब दे दिया, कुछ रूडली रिप्लाई कर रहा है, तो ये ऐसे ही इसका आंसर हो गया। अब फिर फ्रेजल वर्ब, आइडेंटिफाई द सुटेबल फ्रेजल वर्ब फॉर द फॉलोइंग मीनिंग। टू फाइंड बाई चांस या टू मीट बाई चांस, बाई चांस मिला या बाई चांस होता है ना, तो इसका फ्रेजल वर्ब सुटेबल क्या होगा, तो कम अक्रॉस होगा। और नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्पेरेबल फ्रेजल वर्ब ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें से हमें डिफरेंट फ्रेजल वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो आप देखोगे ही टर्न, की पैट, स्टैंड फॉर का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, तो टेक ऑफ इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा आपका डिफरेंट है।
So next question है, I know that Simon was the cause of your bankruptcy, but sitting out to do the same to him is getting it out of your system. So is the item used correct? तो item आपका एक मुहावरा ही होता है, तो हमें बताना है कि क्या ये जो item है, ये मुहावरा है, ये सही था। तो आप इसको देखोगे तो सीमन वॉज द कॉज ऑफ ए बैंकरुप्सी, तो वो इसका कारण था, बट सिटिंग आउट ऑफ डू द सेम हिम, तो ये कुछ आपको सूट कर नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इट शुड बी इज टेकिंग द लॉ इनटू योर ओवन है, मतलब उसको जो लॉ को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, ये आपका यहाँ पर सुटेबल कर रहा है। तो आपको आइटम पढ़ लेना है, वीक 3 में आपको मिल जाएगा, उसमें से ही आता है। आप थोड़ा सोचोगे, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप सोच के भी थोड़ा कर सकते हो उसको। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वर्किंग 2 जॉब एंड इट्स ट्रेनिंग हर आउट। तो जब वो 2 जॉब कर रही है तो ये उसको बहुत ज़्यादा ही थका दे रहा है। इसका मतलब आइटम में क्या ये कहना चाह रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बताना है। सी ऐसे मुहावरा टाइप से हो गया, बिटन ऑफ मोर देन सी कैन चू, मतलब वो उसकी वो क्षमता से ज़्यादा कर रही है। बिटन द बुलेंट, क्या फिर जोखिम उठाया, तो इसका आंसर तो ये होगा बिटन ऑफ मोर देन सी कैन चू, मतलब वो अपनी 2 जॉब कर रही है और थक भी जा रही है, तो जो उसकी लिमिट है, उसकी जो क्षमता है, वो उससे ज़्यादा ही कर रही है, तो इसका आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं फिल इन द ब्लैंक्स है। सो यू ब्लैंक पे अटेंशन टू द लेक्चर, तो तुम्हें ये कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लेक्चर पे अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो अब क्वेश्चन के लिए तो अब मैं लगाते हो, मैं आई गो टू बोलते हो ना, परमिशन मांगते हो टीचर से, तो यहाँ तो कोई आप परमिशन मांग नहीं रहे हो, तो यहाँ शुद्ध होगा यू शुड पे अटेंशन टू द लेक्चर, ये ज़्यादा सुटेबल है। और नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बस ये पता करना है, यहाँ पर विल होगा या सेल होगा, तो यहाँ पर सेल होगा। सेल वी लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट, क्या हम यहाँ से जाए या फिर हम चाहते हो कि हम वेट करें, तो सेल यहाँ पर होगा आंसर। मैच द वर्ड इन लिस्ट ए विद दोज इन लिस्ट बी आर सिमिलर इन मीनिंग टू देम, तो मतलब हमें इसमें करना क्या है कि ये जो लिस्ट ए है और लिस्ट बी से हमें मैच करना है, जिसका मतलब मीनिंग सिमिलर होगा। जैसे कि सस्पेंस का मतलब क्वेश्चनेबल, ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब भी संदिग्ध होता है और इसका मतलब भी संदिग्ध होता है हिंदी में। और ये जो हमारा नेगलेक्ट है, इसका हो जाएगा ये डेस्कटॉप, तो नेगलेक्ट का मतलब आपका हो जाएगा लापरवाही और इसका मतलब हो जाएगा डेस्कटॉप का मतलब निरंकुश, तो इसका मीनिंग भी सेम आएगा, सिमिलर आएगा। एंड नेगलेक्ट का डिसरिपेयर हो जाएगा, इसको भी हमने देखा है। और ड्यूरेबल का हार्डी हो जाएगा, और लाउड का बस हो जाएगा, और पेरेंट का डेस्पोट हो जाएगा बस। हमारे जो इस टाइप के पीवाईक्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इजी है, ये हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर है। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें बताना है कि इसका राइट क्या होगा, मतलब ये क्या बोल सकता है, इसके आगे आपको कन्वर्सेशन को पूरा करना है। उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको जो ज़्यादा सूटेबल होगा उसको चूज़ करना है। सो अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्मार्ट एज इंडस्ट्रीज। सो श्यामराज ने दिया गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्स, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग टू स्पीक विद मिस्टर विक्रम। तो इसको क्या करना है कि मिस्टर विक्रम, सो हमें यहाँ पर फर्स्ट में जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या होगा वो देखना है। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या होगा। व्हाट, देखो इसमें से हमको सिलेक्ट करना रहता है, जो ऑप्शन है क्या बोलेगा। तो इसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग स्मार्ट टच इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये क्या बोलेगा, व्हाट हेल्प, और वो व्हाट इज द इशू, तो वो डायरेक्ट पूछेगा क्या कि क्या इशू है। व्हाट इज द बिग डील, क्या बिग डील क्या है, ऐसे थोड़ी ना वो बोलेगा। वो ऐसे बोलेगा, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। पहले तो आपकी बात करने का भी एक तरीका होता है, आप अच्छे से उसको बोलोगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा आपको सूटेबल लगेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका लगेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब एक बार पढ़ के इसको हिंदी ट्रांसलेट करके देखिएगा क्या ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, उसी को आप लिखिएगा। तो मतलब ऑप्शन में टिक कीजिएगा, लिखना तो नहीं है। अब देखते हैं ये क्या बोलता है।
सर मिस्टर विक्रम इज इन मीटिंग ऑल मॉर्निंग। तो वो जो विक्रम है, मतलब विक्रम है, वो क्या है, मीटिंग में है। अब क्या बोल रहा है, श्यामराज, माई नेम इज श्यामराज एंड आई एम मिस्टर विक्रम क्लाइंट। तो ये जो है, ये मिस्टर विक्रम का क्लाइंट या कस्टमर है, तो श्यामराज है। मतलब ये मिस्टर विक्रम जो है वो कोई इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे, तो ये इनका कस्टमर है या क्लाइंट है। सो यहाँ पे देखो क्या आएगा, हमको सेकंड में फिल जो करना है आंसर, मिस्टर विक्रम इज इन अ मीटिंग ऑल मॉर्निंग। तो क्या हो सकता है इसका, तो ये क्या बोल सकता है, हु आर यू, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि तुम कौन हो। हु इज दिस, ये कौन है यार, ऐसे नहीं बोलेगा। योर नेम डायरेक्ट पूछ लेगा, तुम्हारा नाम। कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग प्लीज। तो आप ऐसे आप अच्छे से बोल सकते हो उसको, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कॉल कर रहा है या कौन है। तो ये ज्यादा सूटेबल हो गया। तो उसके बाद देखते हैं कि जब ये पूछेगा कि कैन आई आस्क हु इज कॉलिंग प्लीज, तो बताएगा ये श्यामराज, माई नेम इज श्यामराज एंड आई एम मिस्टर विक्रम्स क्लाइंट। क्लाइंट या कस्टमर, वही आपको देखा था। उसके बाद जो है वो बोलेगा थैंक यू, थैंक यू बोलेगा, और उसके साथ क्या बोलेगा उसको हमको देखना है। लेकिन यहाँ पहले देख लो, यस प्लीज कुड यू लेट मी नो दैट आई कॉल टू डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, इट इज क्वाइट अर्जेंट। ओके, इसको अर्जेंटली कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल करना है। सो ये हमको कुछ ऐसा रिप्लाई क्या करेगा देखना है। क्या बोलेगा, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। आप उसको अच्छे से बोल सकते हो कि आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे लीव अ मैसेज इफ यू वांट, तुम चाहते हो तो छोड़ दो मैसेज, ऐसे तो नहीं बोलेगा लीव अ मैसेज, मैसेज छोड़ दो। तो ये सब सेंटेंस आपके सुटेबल नहीं हो रहे। आपको इसमें कुछ अच्छा सा सेंटेंस देखना है जो सुटेबल हो, क्योंकि आपको इतने सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, सबका तो मीनिंग सेम है, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है कि आप अच्छे से कैसे अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, या फिर अगर किसी इंडस्ट्री के ऑनर है तो आप उनसे कैसे बात कर रहे हो। तो ये सब का भी एक तरीका होता है बात करने का। तो अब हम आगे देखते हैं इसके, यहाँ तक देखा था, इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को जल्दी है। तो सर्टेनली सर आई विल मेक श्योर ही गेट द मैसेज। तो ये पहले श्योर करेगा क्या उसने जो मैसेज है वो मतलब पा लिया है। तो फिर यहाँ पर हमको बोल देखना है उसके बाद वो क्या रिप्लाई देगा। So, is there a perfect time for him to meet you in person? तो आप उसको डायरेक्ट मीट के लिए नहीं मिला पाओगे, वो तो मीटिंग में है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, is there a perfect time for him to call you back? So क्या आपको कॉल करने के लिए उसका कोई मतलब टाइम है या पसंद टाइम है, कैसा भी टाइम कॉल करने के लिए, आप ऐसे उसको पूछोगे, ना कि डायरेक्ट आप मिलने के लिए ही बुला लोगे। फिर आप जब उसको ये बोल दोगे तो वो श्यामराज क्या बोलेगा, इफ पॉसिबल आई वुड अप्रिशिएट अ कॉल बैक बाय अर्ली आफ्टरनून, माय नंबर इज, जो भी है इसने अपना नंबर दिया और वो जल्दी ही क्या कॉल बैक करेगा, आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम वो कर लेगा। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स देगा देखते हैं, आई विल पास अलॉन्ग द मैसेज एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विथ। श्यामराज, नो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर हेल्प। सो देखते हैं ये क्या कहेगा इसके बाद। गेट इट सर, नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, डोंट आस्क मी। तो सबसे तो ये खराब सेंटेंस आपको यही लग रहा है बोलने में, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, आई हैव नो क्लू, और उसके पास कोई क्लू ही नहीं, सस्पेंस टाइप से बोल रहा है। ये आपको जो साइन है आपको पता ही होगा इसके बारे में। और नो आइडिया, और आइडिया ही नहीं। गॉट इट सर ऐसे बोलेगा, क्योंकि आप जब बात कर रहे हो किसी से तो उसको अच्छे से बात करोगे। बस तो यही है, यही इसी के साथ आपके जो इंग्लिश के PYQs हैं मई टर्म के एंड होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वैसे मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, इससे पहले मैं बस ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को मैथ्स के, तो मुझे यूट्यूब में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थोड़े बहुत मिस्टेक होते होंगे और मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर देती हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं भी ये फर्स्ट टाइम वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है, और थोड़ा फर्स्ट टाइम सबको लगता ही है, तो कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, उसके थ्रू हम आपको PYQ प्रोवाइड करा देंगे इसके PDF फॉर्म में। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको इसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के PYQ चाहिए आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके PYQ आपको प्रोवाइड करा देंगे।